नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम जो है 27 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच कुल 36 शिफ्टों में हो चुका है। इस क्लास में हम आपको 27 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच 33 शिफ्टों का क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, 33 शिफ्टों के क्वेश्चन कराएंगे और इस क्लास से आपको एग्ज़ाम में 20 नंबर मिलने की संभावना रहेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो हैं रिपीट हो रहे हैं। हर शिफ्ट से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। यह क्लास जो है 15 से 30 दिसंबर के बीच जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वे बच्चे इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, वो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं 27 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि द शैडो लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है। द शैडो लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो द शैडो लाइन्स पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं अमिताभ घोष। ऑप्शन नंबर सी इज ग्रेट, अमिताभ घोष। ठीक है। द शैडो लाइन्स का प्रकाशन कब हुआ था, पूछा जा सकता है कि द शैडो लाइन्स का प्रकाशन कब हुआ था। तो आपको बताना है 1988 में हुआ था और 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इसे मिला था। ठीक है, द शैडो लाइन्स को जो है 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, और यह उपन्यास जो है राष्ट्रवाद, सीमाएं और स्मृतियों पर आधारित है। किस पर आधारित है? राष्ट्रवाद, सीमा और स्मृतियों पर। ठीक है, और इसका कथावाचक एक अनाम युवक है। ठीक है, मतलब इसका जो कथावाचक है वो क्या है? अनाम युवक। और ये कहानी जो है क्या है? भारत, बांग्लादेश और इंग्लैंड से जुड़ी है। ठीक है, ये जो द शैडो लाइन्स है कहानी, ये भारत, बांग्लादेश और इंग्लैंड से जुड़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ कौन हैं। वर्तमान में अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ कौन हैं। तो वर्तमान में अंडमान और निकोबार के कमांडर चीफ जो कौन है? अजय कोचर हैं। कौन है? अजय कोचर। ठीक है, और उन्होंने क्वेश्चन पूछा जाए कि उन्होंने पदभार कब ग्रहण किया, तो आपको बताना है कि 1 अक्टूबर 2025 को उन्होंने पदभार ग्रहण किया। ठीक है, वे एएनसी भारत के एकमात्र तृतीय सेवा थिएटर कमांडर हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय पूछा जाए कहाँ हुई थी, तो इसका मुख्यालय कहाँ पूछा जाए तो आपको बताना है इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? विजयपुरम, पोर्ट ब्लेयर में है। कहाँ है? विजयपुरम, पोर्ट ब्लेयर में है। और इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सेनाएं शामिल होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा किस दिन से शुरू होती है। तो पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा जो है वो महालय पर शुरू होती है। ऑप्शन नंबर बी ग्रेड, महालय। महालय के दिन देवी पक्ष की शुरुआत होती है और दुर्गा पूजा का प्रारंभिक संकेत माना जाता है। ठीक है, और महालय पितृपक्ष की समाप्ति का दिन होता है। किसका समाप्ति का दिन होता है? पितृपक्ष की। और इसी दिन चंडी पाठ सुनने की परंपरा है। ठीक है, वहाँ पर चंडी पाठ सुनने की परंपरा है। और बंगाल में कलाकार माँ दुर्गा की मूर्तियों की आंखें इसी दिन बनाते हैं। ठीक है, बंगाल के जो कलाकार हैं वो दुर्गा माँ की आंखें इसी दिन बनाते हैं। और मुख्य पूजा जो है महाअष्टमी से शुरू होती है। कब से शुरू होती है? महाअष्टमी से शुरू होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हवा महल कहाँ स्थित है। हवा महल कहाँ स्थित है। तो हवा महल जो स्थित है वो जयपुर में है। ठीक है, जयपुर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, जयपुर। और हवा महल का निर्माण पूछा जाए कब हुआ था, तो आपको बताना है कि 1799 में हुआ था। ठीक है, और किसने करवाया था, तो आपको बताना है किसने कराया था। तो ये करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। और इसे लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर इसे लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बनाया गया था। किससे बनाया था? लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। ठीक है, और इसमें लगभग 953 जालीनुमा खिड़कियां हैं। कितनी हैं? 953। पूछा जाए इसमें कितनी खिड़कियां हैं, तो आपको बताना है 953। ठीक है, और खिड़कियां सब जालीनुमा हैं। ठीक है, और यह हवा महल जो कितना मंजिला पूछा जाए तो बताना है 5 मंजिला है। कितना मंजिला? 5 मंजिला है।
अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उज्जैन, द्वारिका, वाराणसी, पुरी। तो इसका सही जवाब है पुरी में। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर जो स्थित है पुरी में स्थित है। और ये पूछा जाए पुरी कहाँ है तो आपको बताना उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। और यह भगवान जगन्नाथ और बलभद्र और सुभद्रा को समर्पित मंदिर है। इसको समर्पित पूछा जाए तो आपको बताना है जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को समर्पित मंदिर है। और इसका निर्माण पूछा जाए कब हुआ था तो आपको बताना है कि 12वीं शताब्दी में राजा आनंदवर्मन चुंगदेव देव ने कराया था। ठीक है, किसने कराया था? ये राजा एक थे वहाँ के, आनंद वर्मन। ठीक है, उन्होंने करवाया था। और यह चार धामों में से एक है। ठीक है, चार धामों में से एक है और प्रसिद्ध रथ यात्रा यहाँ से निकलती है। ठीक है, भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध रथ यात्रा यहीं से निकलती है। और मुख्य मंदिर का शिखर जो है 65 मीटर ऊंचा है। कितना है? 65 मीटर ऊंचा है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भगवान जगन्नाथ मंदिर का जो मुख्य मंदिर का द्वार है वो कितना मीटर है, शिखर कितना मीटर है? तो आपको बताना है 65 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और मंदिर की ध्वजा दिशा रोज बदलती है। ठीक है, मंदिर की जो ध्वजा दिशा है वो रोज बदलती रहती है, ये इसका प्रतीक मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सोयाबीन के बीजों को पीसकर तेल निकालना किस क्षेत्र में आता है? सोयाबीन के बीजों को पीसकर तेल निकालना किस क्षेत्र में आता है? तो सोयाबीन के बीजों को पीसकर उसमें तेल निकालना जो है वो द्वितीयक क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। ठीक है, और यह कच्चे माल को उत्पादन में बदलता है। ठीक है, कच्चे माल को उत्पादन में बदलना सेकेंडरी सेक्टर का कार्य कहलाता है। ठीक है, तेल निकालना एक औद्योगिक प्रक्रिया है। ठीक है, तेल निकालना, उससे पूछा जा सकता है कि तेल निकालना कौन सी प्रक्रिया है, तो आपको बताना है औद्योगिक प्रक्रिया है। और सोयाबीन की खेती प्राइमरी सेक्टर में आती है। ठीक है, सोयाबीन की खेती जो है प्राइमरी सेक्टर में आती है और सेकेंडरी सेक्टर में जो होता है वो मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कमाल खान गख्खड़ गख्खड़ जनजाति के प्रमुख को किस सम्राट ने मंसबदार बनाया? ठीक है, एक बार क्वेश्चन दोबारा बोल देते हैं कि कमाल खान गख्खड़ गख्खड़ जनजाति के प्रमुख को किस सम्राट ने मंसबदार बनाया था? तो जो बनाए थे ये मंसबदार, ये बनाए थे अकबर। ऑप्शन नंबर सी के अकबर ने। अकबर ने गख्खड़ों को मुगल प्रशासन में शामिल किया और कमाल खान गख्खड़ जनजाति के प्रमुख थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गणगौर, पुष्कर मेला, नागौर मेला और उर्स मेला किस राज्य के हैं? गणगौर, पुष्कर और नागौर मेला और उर्स मेला किस राज्य के हैं? तो ये सभी जो हैं राजस्थान के हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राजस्थान के पुष्कर हो गया, और गणगौर हो गया और उर्स मेला जो है सब राजस्थान के हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राजस्थान। और राजस्थान को त्योहारों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, राजस्थानों को त्योहारों की भूमि कहा जाता है। और गणगौर देवी गौरी की पूजा का पर्व है। ठीक है, पुष्कर मेला विश्व प्रसिद्ध है और नागौर मेला पशु व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और उर्स मेला अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर लगता है। राजस्थान का संस्कृत वैदिक बहुत समृद्ध है और लोक नृत्य और जैसे घूमर हुआ, काले वेलिया का प्रदर्शन होता है यहाँ पर और पर्यटन का बड़ा आकर्षण है। इन मेलों में पशुपालन समुदाय की बड़ी भूमिका होती है। इन त्योहारों से राज्य की अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ मिलता है क्योंकि लोग बाहर से आते हैं यहाँ। पांडव नृत्य किस राज्य में किया जाता है? पांडव नृत्य किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड में। पांडव नृत्य जो है उत्तराखंड में किया जाता है। यह जो है ढलवाल क्षेत्र का लोक नृत्य है। किसका? ढलवाल क्षेत्र का लोक नृत्य है। और दीपावली पर प्रमुख रूप से किया जाता है। किस पर किया जाता है? दिवाली पर किया जाता है। और महाभारत की कथाओं पर आधारित है। किस पर? महाभारत की कथाओं पर आधारित है। इसमें नृत्य और नाटक का मिश्रण है। वाद्य यंत्रों जैसे ढोल, दमुआ का उपयोग होता है और कलाकार पांडवों की भूमिका निभाते हैं। यह गांव समुदाय की परंपरा है और धार्मिक सांस्कृतिक महत्व रखता है। इसे सामूहिक रूप से पुरुष कलाकार करते हैं और पर्यटन विभाग द्वारा इसका प्रमोशन किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कुतुब मीनार का आधार व्यास कितना है? कुतुब मीनार का आधार व्यास पूछा गया था कि कितना है। आधार व्यास जो है 10.5 मीटर है या 12 मीटर है या 14.3 मीटर है या फिर ऑप्शन नंबर डी 16.5 मीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 14.3 मीटर है। ठीक है, कुतुब मीनार के जो कितना आधार व्यास कितना है? 14.5 मीटर है। ऊंचाई कितनी है?
72.5 मीटर है। ठीक है, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 72.5 मीटर है। ठीक है, और इसको जो किसने बनाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन इल्तुतमिश द्वारा पूरा कराया गया था। ठीक है, और लाल पत्थर और संगमरमर से बना है। किससे बना है? लाल पत्थर और संगमरमर से बना है, और यह 5 मंजिला है। चौथी पाँचवीं फिरोज तुगलक ने बनवाई थी, और विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, कुरान आयतों की नक्काशी है इसमें। किसकी नक्काशी? कुरान आयतों की नक्काशी है इसमें, और दिल्ली सल्तनत की प्रतीक है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का प्रतीक है, और 14.3 मीटर जो है इसकी स्थिति प्रदान की जाती है। ठीक है, मतलब साधारण व्यास जो पूछा गया था कि कुतुब मीनार का आधार व्यास कितना है, तो 14.3 मीटर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस ब्राह्मण ने अपना पारंपरिक पेशा छोड़कर, ठीक है, किस ब्राह्मण ने अपना पारंपरिक पेशा छोड़कर राजस्थान में राज्य स्थापित किया? तो इसका सही जवाब जो है वो चंदा ब्रांड। ठीक है, चंदा ब्रांड। इसरो ने मंगलयान किस वर्ष लॉन्च किया? इसरो ने मंगलयान किस वर्ष लॉन्च किया? तो इसरो ने मंगलयान जो है 2013 में लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर बी कैट 2013। लॉन्च कब हुआ था? 5 नवंबर 2013 को। नाम क्या था? PSLV C-25 से। ठीक है, और 2024 में मंगल कक्षा में पहुंचा यह। 2014 में मंगल कक्षा में पहुंचा था, और पहले प्रयास में सफल रहा। ठीक है, ये पहले प्रयास में सफल रहा, और यह एशिया का पहला सफल मंगल मिशन था। ठीक है, एशिया का पहला सफल मंगल मिशन था। इसमें जो लागत लगी थी 450 करोड़ लगी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमित घोष द्वारा नहीं लिखी गई? अभी क्वेश्चन से पहले पूछा गया था कि कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। अब यह पूछ लिया गया अमित घोष द्वारा नहीं लिखी गई है। तो अमित घोष द्वारा द शैडो लाइन्स तो लिखी गई है, और द सैंड इन स्काई, पिकॉक, द हंग्री टाइड। तो जो नहीं लिखी गई है, क्राई द पिकॉक नहीं लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, प्रसिद्ध लेखक हैं वे। द शैडो लाइन्स प्रसिद्ध उनकी कृति है, और सन इजलैंड पर्यावरण आधारित है, और हंग्री टाइड सुंदरबन पर आधारित है, और उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, और जो क्राई द पिकॉक है, ये अनीता देसाई की है। ठीक है, अर्थात यही सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संस्कृत के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो भारतीय साहित्य के बारे में जो कथन गलत है वो है ऑप्शन नंबर सी गलत है, कि भारतीय संस्कृत केवल एक धार्मिक परंपरा से विकसित हुई है। ये बिल्कुल गलत है। भारतीय संस्कृत जो है विविध परंपराओं का संगम है। ठीक है, और यहाँ पर वैदिक, जैन और बौद्ध प्रभाव है, इस्लामिक, सिख का योगदान है, जनजातीय संस्कृत शामिल है, यूनिटी इज डिजर्टी आधार है, और सहिष्णुता प्रमुख मूल्य है। परिवार केंद्र समाज है, सामाजिक सामंजस्य महत्वपूर्ण है, बहुधार्मिक समाज है, और एक धर्म से विकसित होना असत्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? तो लिखी थी हरिसेन ने। ऑप्शन नंबर बी के हरिसेन ने लिखी थी। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति जो है हरिसेन ने लिखी थी। समुद्रगुप्त की दरबारी कवि थे वो हरिसेन। हरिसेन कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एफ FRBM अधिनियम के अनुसार राजस्व घाटे में हर साल कितनी कमी होनी चाहिए? इसका सही जवाब है 0.5%। 2003 में लागू किया गया था कि वित्तीय अनुसंधान का लक्ष्य है राजकीय कोष घाटा स्थित होना चाहिए। ठीक है, राजस्व घाटा मिनिमम जो होता है 0.5% प्रतिवर्ष कमी होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सेक्रेनी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? सेक्रेनी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सेक्रेनी त्यौहार जो है नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट। ठीक है, यह अंगामी नागा जनजाति का त्यौहार है, और 10 दिवसीय यह उत्सव होता है, और फरवरी में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? फरवरी में मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब मनाया जाता है, तो बताना फरवरी में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था टाटा मुंबई मैराथन 2025 किस महीने में शुरू हुई? तो टाटा मुंबई मैराथन जो है जनवरी में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट, जनवरी में। यह भारत की सबसे बड़ी मैराथन है। ठीक है, यह हर साल जनवरी में आयोजित होती है। इस साल 2025 में जनवरी में आयोजित हुई थी, और यह जो 2004 से शुरू हुई थी। कब से शुरू हुई थी? 2004 से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस अवस्था में आकर्षण बल अधिकतम और न्यूनतम होता है? किस अवस्था में आकर्षण बल अधिकतम और न्यूनतम होता है? तो
जो अवस्था होती है वो सॉलिड होती है, सॉलिड और गैस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। ठीक है, सॉलिड और गैस। देखो सॉलिड में अधिकतम होती है और गैस में मिनिमम होती है। तो ठोस में कण पास पास होते हैं, इससे अधिक आकर्षण होता है, और द्रव में मध्यम दूरी होती है, गैस में कण दूर होते हैं। तो सबसे न्यूनतम आकर्षण जो है गैस में होता है और सबसे अधिक जो ठोस में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रेडर किस खेल का हिस्सा है। रेडर किस खेल का हिस्सा है? हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल और रेसलिंग। तो इसका सही जवाब कबड्डी। कबड्डी रेडल विपक्ष में जाता है, खिलाड़ियों को छूकर लौटता है और तेज और कौशल की आवश्यकता होती है। डिफेंडर रोकने की कोशिश करता है, टच और बोनस रैंक मिलते हैं यहाँ पर। और मुख्य आक्रमणकारी प्रो कबड्डी से लोकप्रियता बढ़ी। और एक सांस में रेड की अवधारणा, मतलब कि कबड्डी कबड्डी बोलते हुए जाना होता है और बिना सांस छोड़े हुए वापस आना होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा उपन्यास अनीता देसाई द्वारा लिखा गया। तो अनीता कौन सा उपन्यास अनीता देसाई द्वारा लिखा गया? तो क्राई द पीकॉक, ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट है। तो अनीता देसाई द्वारा जो है क्राई द पीकॉक लिखा गया था। ठीक है, भारत के प्रसिद्ध लेखिका हैं। क्राई द पीकॉक पहली कृति उनकी है। और फायर ऑन द माउंटेन प्रसिद्ध है। ठीक है, क्लियर लाइट ऑफ द देव उल्लेखनीय है और बुकर शॉर्ट लिस्ट में है वो। और भावनात्मक मनोवैज्ञानिक शैली है। विलेज बाई द सी पुस्तक पुरस्कार विजेता हैं और मनुष्य संबंधों पर ध्यान देती हैं वो। और साहित्य अकादमी पुरस्कार जीत चुकी हैं और गहन मानवीय विषय पर अध्ययन किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि डेमाबाद हड़प्पा स्थल किस राज्य में स्थित है। डेमाबाद हड़प्पा स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये जो स्थित है ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये अहमदाबाद जिले में अहमदनगर जिले में है और प्रवरा नदी तट पर है। देर हड़प्पा काल का स्थल है। कांस्य मूर्तियाँ मिलती हैं यहाँ पर। कौन सी मूर्तियाँ मिलती हैं? कांस्य की मिलती हैं। और बैल रथ प्रसिद्ध खोज है यहाँ की, और 1958 में खोजा गया था। ठीक है, और महाराष्ट्र का बड़ा हड़प्पा स्थल है। कृषि समाज के प्रमाण मिलते हैं यहाँ पर, मानव कंकाल मिले और शहरी संस्कृति से संबंध इनका। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पाय पायरुवेट में कितने कार्बन होते हैं। तो पायरुवेट में कितने कार्बन होते हैं? पायरुवेट में जो होते हैं 3 कार्बन होते हैं। ऑप्शन नंबर बीच के 3 कार्बन। सूत्र होता है इसका C3H4O3, 3 कार्बन यौगिक और ग्लाइकोलाइसिस का उत्पादन होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी 27 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच पूछे गए जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है ये कल की क्लास में मिल जाएगी आपको। उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे जो रिपीट होने की संभावना रखते हैं। तो आप लोग वो क्लास जरूर देखना। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक ले जय हिंद।